आपके शरीर का डाइजेशन अगर अच्छा होगा और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो उसकी जो रंगत है वो आपके सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देगी। क्योंकि खाना अगर ढंग से डाइजेस्ट होता है तो आप अच्छी नींद भी लेते हैं, पूरी बॉडी है वो बढ़िया तरीके से काम करती है, स्फूर्तिमय रहते हैं, कई और अन्य पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई देती हैं। यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी आपके पास में, अगर आपके पास में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो आपका शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहां पर दो चीजें हम समझने वाले हैं, डाइजेशन और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो आपके बॉडी को कुछ लगेगा। डाइजेशन खाने का होता है, मगर एब्जॉर्प्शन खाने के साथ में पानी का भी होता है, मिनरल्स का भी होता है। खाना और पानी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहां पर ये खाना है, पानी है, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हम खाना पीना खाते हैं तो ये पूरा सीधा पहले पेट में जाता है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन भी स्मॉल होती है, बड़ी होती है, और उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो खाने और पानी के अंदर जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो शरीर अपने मुंह के थ्रू खा के उसको पूरा करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम निकाल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम होता है माउथ का, मुंह से जहां से खाना खाते हैं। उसके बाद में काम होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां से खाना पेट की तरफ जाता है। तीसरा काम होता है पेट का, जहां पर एसिड वगैरह, एंजाइम्स वगैरह मिलती हैं। चौथा है इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद के अंदर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और इन सब के बीच कई सारे ग्लैंड्स भी काम में आते हैं। ग्लैंड्स यानी कि जो एंजाइम्स हमारे खाने के अंदर मिलाई जाती हैं। साथ ही के अंदर हमें यह भी समझना पड़ेगा, आजकल हम बिल्कुल पका हुआ खाना खाते हैं, हाइजेनिक खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, मगर पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले यहां पर बहुत सारे कीटाणु भी हुआ करते थे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर घुस जाया करते थे। तो उसके लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार रहना पड़ता था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसी व्यवस्था रहती थी जिसकी वजह से वो जो माइक्रोब है वो अगर अंदर आ गया खाने के साथ के अंदर तो उसका काम तमाम हो जाए। इसका मतलब खाना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का पता सबसे पहले हम सूंघ के करते हैं। खाने के अंदर अगर किसी प्रकार की स्मेल आ रही होती है तो ये हमारी बॉडी का ही मैकेनिज्म है कि हम उस खाने को खा नहीं पाते, मगर फिर भी बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको हम सूंघ नहीं पाते, टेस्ट नहीं कर पाते, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं। उनका काम तमाम करने का जो काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या बढ़िया तरीके से होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी यानी कि जो भी खाना हम सीधा मुंह के अंदर डाल रहे हैं वो ओरल कैविटी के थ्रू होता हुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही खाने को हमने मुंह में डाला उसका डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको मुंह में डालते हैं वैसे ही उसके अंदर, मुंह के अंदर जो ऑलरेडी हमारे सलाइवा यानी कि जो थूक है वो उसके साथ में मिल जाता है, और उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं जो उसको पचाने का काम शुरू कर देती हैं। तो हमारे मुंह के अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं जो थूक प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग जगह पर, और इनका काम होता है खाने को थूक के साथ में मिला देना ताकि थोड़ा सा ल्यूब्रिकेटिंग हो जाए। वो ल्यूब्रिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे आप ऐसी सूखी चीजें भी खाते हैं तो वो सीधा निगलोगे कैसे? अगर वो सीधा निगलोगे और वो उनके जो कॉर्नर्स होंगे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गड़ेंगे, इसीलिए पहले उसको मुंह जो है वो उसको दांतों से अच्छी तरीके से तोड़ा जाता है, साथ ही के अंदर उसको ल्यूब्रिकेशन किया जाता है, मतलब उसके जो शार्प कण हैं उन कणों को तोड़ के और उसको राउंड कर दिया जाता है ताकि जब आप निगलो तो वो गले में भी नहीं अटके और कहीं और जाकर भी वो किसी तरीके का स्क्रैच नहीं करे। तो मुंह के अंदर सलाइवा को प्रोड्यूस करने वाले ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स होते हैं, ये पिचकते हैं और पिचकारी की तरीके से उसके अंदर से सलाइवा निकलता है। इसी तरीके की व्यवस्था पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह होती है। कभी कभी आप जब बोल रहे होते हो तो यहां से एक पिचकारी सी निकल जाती है, वो इसलिए होता है कि आपकी जीभ के जस्ट नीचे भी इसी तरीके का एक सलाइवा ग्लैंड है। वो ग्लैंड पिचका और बाई चांस उसी समय जीभ आपके ऊपर थी तो वो एक पिचकारी सी निकल जाती है। ये ऑड चीज नहीं है, ये सबके साथ होती है। कभी आपके साथ हो तो उसको लेके आप इतना शर्मिंदा नहीं होना, ये एक नेचुरल चीज है। तो यहां पर टूथ और सलाइवा यानी कि उसको हमने अच्छी तरीके से चबाया और साथ ही के अंदर सलाइवा के अंदर मिक्स कर दिया। चबाने और मिक्स करने के बाद में उसको हम निगल लेते हैं। निगलने के अंदर भी एक बात आप हमेशा सोचते होगे कि आप खाना निगलते हो, पानी निगलते हो, और वो क्योंकि ग्रेविटी है तो सीधा का सीधा नीचे चले जाता है पेट के अंदर। मगर कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई शीर्षासन कर रहा हो यानी कि सर के बल अगर खड़ा हो रहा हो तो वो पानी और खाना बाहर क्यों नहीं निकलता? तो ये जो खाना आपने खाया है या पानी पिया है ये पेट की तरफ गया है, ये वापस नहीं निकल सकता क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कई जगह वॉल्स लगे हुए होते हैं। इन वॉल्स को अगर आपको समझना है तो आप इस प्रकार से समझिए कि इस प्रकार के कुछ वॉल्स होते हैं जहां से
जो सामान है नीचे की तरफ जा रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, मगर वापस अगर जाने की कोशिश करता है तो ये बंद हो जाते हैं यहां से और ये बाहर नहीं निकल सकता। तो कभी कभार शरीर को ऐसा भी फील होता है कि ये खाना ठीक नहीं है और उसको वापस भी निकाल देता है। उसको मतलब खाने के बाद में अगर शरीर को पता पड़ता है कि इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह है तो ये शरीर का ही एक मैकेनिज्म है कि उसको खाने को बाहर निकाल देता है। उसके अंदर ये जो वॉल्व्स होते हैं ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उल्टी वगैरह होने के बाद के अंदर आपके शरीर को इतनी ज्यादा है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है, थकान सी फील होने लग जाती है क्योंकि शरीर को बहुत ज्यादा दम लगता है उसको रिवर्स करने के लिए। अब खाना जो है वो पेट के अंदर यहां पे आ चुका है और पेट के अंदर आते ही उसके साथ में 2-3 काम होते हैं। पहला काम तो होता है पेट के अंदर पहले से ही एसिड बहुत सारी है तो खाना सीधा एसिड के अंदर गिरता है और जितने भी कीटाणु, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह ये सारे के सारे हैं ये उस एसिड के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर एसिड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये हमारा जो प्रकृति ने इस प्रकार से शरीर बनाया है कि बाहर से अगर कोई चीज गड़बड़ आ भी जाए, थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हो तो वो एसिड के अंदर जाके वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। ये एसिड इतनी खतरनाक होती है कि अगर इस एसिड को आप हाथ पे रख लो तो हाथ के अंदर भी छेद हो जाए, मगर पेट के अंदर एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसकी वजह से ये एसिड पेट के ऊपर असर नहीं करती, मगर जितना भी खाना आ रहा है उसको एसिड के अंदर अच्छी तरीके से मिला देती है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको काम तमाम कर देती है। साथ ही के अंदर पेट के अंदर एक और चीज होती है, पेट के अंदर 3 तरीके की मसल्स होती हैं। एक मसल होती है उस पेट को ऐसे दबाती हैं, एक ऐसे दबाती हैं और एक टेढ़ा करके दबाती हैं। मतलब जो खाना पेट के अंदर आ गया है उसको पेट की मसल्स ऐसे करके दबाती हैं, पेट पूरा का पूरा ऐसे करके दबाया जाता है ऊपर से, और साथ ही के अंदर टेढ़ा भी दबाया जाता है। पेट के अंदर ही ये जो तीसरे तरीके की जो मसल्स हैं ये पाई जाती हैं। तो पेट अच्छी तरीके से खाने को मिक्स करता है और उस मिक्सिंग के अंदर पूरा का पूरा ये एंश्योर करता है कि जो सारा का सारा खाना है उसमें एसिड और एंजाइम्स उसके अंदर लग गई हैं। मगर ये एंजाइम्स आई कहां से? तो यहां पर कई सारे अलग अलग जगह छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जो इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स और HCl इसके अंदर डालते रहते हैं। इन एंजाइम्स और इन मसल्स की वजह से यहां पर खाना पचना ढंग से शुरू हो जाता है। एंजाइम्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलकर खाने को पचा रही हैं और साथ ही के अंदर मसल्स जो हैं वो मैकेनिकली पचा रही हैं। मतलब यहां पर 2 तरीके से खाना पच रहा है। पहला तो जो मैकेनिकली उसको पेट को ऐसे 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 मसल्स कर रही हैं और साथ ही के अंदर उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो उसके अंदर एंजाइम्स और HCl डाल रहे हैं जिसकी वजह से खाना ठीक से पच रहा है। इसीलिए हमारे पेट के अंदर गुर गुर कुरुड़ कुरुड़ इस प्रकार की जो है आवाजें आती रहती हैं। तो इस समय जितना भी खाना इसके अंदर पेट के अंदर है वो पूरा का पूरा एसिडिक खाना है और ये यहां तक ही एसिडिक रहता है। इसके बाद में ये बेसिक बन जाता है जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर आता है। और ये जो इंटेस्टाइन है यहां पर भी वॉल्व्स रहते हैं यहां पर, और ये जो वॉल्व्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं कि ये खाने को वापस जाने से रोकते हैं। यानी पेट से जो खाना है इंटेस्टाइन में आ जाएगा, फिर वो इंटेस्टाइन से वापस पेट के अंदर नहीं जा पाएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर उसका पचना शुरू हो जाता है। पेट के अंदर भी 3-4 घंटे तक खाना रहता है, उसके बाद में वो इंटेस्टाइन के अंदर आता है। लीवर से, और लीवर के पास में एक छोटा सा ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर। यहां से बहुत सारा लिक्विड इस इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके गिरता है और इसके अंदर वो कंपोनेंट होते हैं जो पेट से जो एसिडिक खाना आ रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, और न्यूट्रलाइज ही नहीं करे उसको एल्कलीन कर दे। तो यहां पर जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है ये सबसे पहले एल्कलीन बनाते हैं, और साथ ही के अंदर पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक फ्लूइड आता है वो भी इसके अंदर खाने के अंदर मिल जाता है। और ये जितना भी एसिडिक मटेरियल था ये अब यहां पर एल्कलीन मीडियम के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब यहां तक जो खाना था वो एसिडिक था और अब यहां पर एल्कलीन हो गया है, जहां पर लीवर से और पैनक्रियास की जो एंजाइम्स हैं वो यहां पर काम कर रही है। साथ ही के अंदर गॉल ब्लैडर है, ये क्या काम करता है ये जानिए। गॉल ब्लैडर जो है वो लीवर का एक तरीके से स्टोर है, यानी कि लीवर के अंदर कॉन्स्टेंटली एंजाइम्स और अलग जो फ्लूइड्स है वो बनते जा रहे हैं और वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। जब खाना पेट से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वो जो इकट्ठे हुई जो चीजें हैं जैसे ही वो वहां पर आएगा वो जोर से पिचक जाता है, और पिचकने के साथ ही के अंदर वो जितने भी फ्लूइड्स हैं, वो जितना भी सामान है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। ये भी आपके पेट के अंदर जो गुड़गुड़ होती है उसका एक कारण है। तो पेट से आया हुआ खाना जो यहां पर है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से एक ही जगह से दोनों की दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, वो यहां पर और पचना शुरू करता है। और ज्यादातर जो चीजें हैं इसी इंटेस्टाइन के अंदर पचती भी हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। थोड़ी बहुत चीजें पेट के अंदर भी एब्जॉर्ब होती हैं, मुंह के अंदर भी एब्जॉर्ब होती हैं, मगर वो बहुत ही कम होती हैं। ज्यादातर चीजें जो एब्जॉर्ब होती हैं वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होती हैं, और इसका मेन जो काम है वो यही है। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो ये शेर, चीता जैसे मांसाहारी जीव होते हैं इनके अंदर पेट तो होता है
बड़ा और इंटेस्टाइन होती है छोटी, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं मांस, मांस के अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो पेट के अंदर होता है, उसको एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इन जो जीवों का समय के साथ के अंदर पेट तो हो गया बड़ा और इंटेस्टाइन हो गई छोटी। इंटेस्टाइन का इसके अंदर ज्यादातर जो काम रह गया इन जीवों के अंदर थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब करना और बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि डाइजेशन ज्यादातर तो पेट के अंदर ही होता है। जबकि जो गाय भैंस तरीके के जो जानवर हैं जो कि मीट मांस नहीं खाते, उनका पेट होता है छोटा और ये इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी होती है। यानी मांसाहारी जीवों का जो पेट होता है ये होता है बड़ा और इंटेस्टाइन होती है थोड़ी सी छोटी। मगर जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर ये इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। अब इंसान शाकाहारी है या मांसाहारी, कई इंसान शाकाहारी, कई इंसान मांसाहारी नहीं, मगर भगवान ने हमें कैसा बनाया है, मतलब प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है। हमारी जो इंटेस्टाइन है अगर देखा जाए तो वो एवरेज है, ना तो वो जो बाकी हर्बीवोरस जो गाय भैंस होते हैं उस प्रकार से पेट के अनुपात के अंदर ज्यादा लंबी है, ना ही हमारी जो कार्निवोरस हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा छोटी है। यानी हमें इंटरमीडिएट, यानी प्रकृति ने हमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के बीच की कड़ी बनाया है। हम दोनों प्रकार के जो खाने हैं उनको हम खा सकते हैं, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। इसके बाद में क्या आपको खाना है क्या नहीं, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो हम यहां पर समझते हैं कि खाना माउथ के अंदर आता है, माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये जो बचा हुआ खाना होता है उसको हम निकाल देते हैं। माउथ के अंदर सलाइवा और उसके साथ में जो एंजाइम्स होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। स्टमक के अंदर HCl और जो दूसरी एंजाइम्स होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। साथ ही के अंदर जो मसल्स हैं वो उसको तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गॉल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आके इसमें मिक्स हो जाता है और यहां पर भी खाना डाइजेस्ट होना शुरू रहता है। अब इन सब के अंदर एब्जॉर्प्शन कहां कहां पे होता है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हर जगह डाइजेशन भी चल रहा होता है, हर जगह एब्जॉर्प्शन भी चल रहा होता है, मगर उसके अंदर क्वांटिटी में अंतर होता है। साथ ही के अंदर क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है उसका भी अंतर होता है। तो देखिए, माउथ के अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक के अंदर थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते खाना बहुत ही सेमी सॉलिड टाइप होता है, मगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर से पानी और मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं और वो काफी सॉलिड हो जाता है, जिसको हम अगले दिन निकाल देते हैं। यानी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये सबसे ज्यादा जो है पानी एब्जॉर्ब करती है और ये दूसरी चीजें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब नहीं करती, और पानी के साथ के अंदर कुछ मिनरल्स हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। मगर ये जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एब्जॉर्ब होता रहता है। फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा काम यह है कि पीछे से आता हुआ जितना भी सेमी सॉलिड सामान है उसको सॉलिड सामान के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो कई मामलों के अंदर क्या है कि कई बार आप ढंग से खाना खाते नहीं हो, चबाते नहीं हो, तो सलाइवा ढंग से मिक्स नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है स्टमक के अंदर आपकी जो HCl है, एंजाइम्स हैं, ये प्रॉपर्ली उसके अंदर नहीं आ पा रही होती। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपका गॉल ब्लैडर है या फिर जो आपका पैनक्रियाटिक जो जूस आ रहा है उसके अंदर कुछ समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आप कई तरीके की मुसीबतों का सामना करते हैं। तो वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, ये चार चीज क्या होती है मोटे तौर पे, इसको समझते हैं। वॉमिटिंग आमतौर पर होती है कोई खराब प्रकार का खाना आपने खा लिया। आपके शरीर को प्रकृति ने बहुत ज्यादा काबिलियत दी है। आप खाना खाते हैं और खाना खाते हुए मान लीजिए आपको पता नहीं पड़ा, मगर वो पेट के अंदर गया और पेट में जाने के बाद में उसने कुछ ऐसा दिखाया कि शरीर को पता पड़ गया ये खाना ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत शरीर बाहर फेंक देता है और इसी के लिए उल्टी होती है। कभी कोई पॉइजनिंग हो जाती है किसी को तो वो उल्टी करके बाहर निकाल देता है। डायरिया जो होता है ये उल्टी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टी के अंदर खाना ऊपर की तरफ जा रहा है और डायरिया के अंदर खाना नीचे की तरफ आता है। मतलब पेट से जब खाना नीचे की तरफ जा रहा है उसके अंदर उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। जो आपने खाया थोड़ी देर के अंदर बाहर, जो खाया बाहर। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। कई अलग अलग प्रकार की वजह से डायरिया जो है वो हो सकता है। कभी नॉर्मल छोटे मोटे कारणों से हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, और ज्यादातर केस के अंदर डायरिया तब होता है जब आपके शरीर के अंदर जिस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर संक्रमण हो जाए और जो आपका जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। मतलब आपके जो पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर इस प्रकार से मूवमेंट होता रहता है और खाना एक जगह से आगे जाता रहता है। कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ज्यादा मूवमेंट होता है और खाना फटाफट फटाफट बाहर निकलता रहता है और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, और इसीलिए जो फीकल मैटर है वो बहुत ही लिक्विड टाइप होता है। इसको डायरिया कहते हैं। तो डायरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन की गड़बड़ी होती है और बॉवल मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है मसल्स का, इन दोनों की गड़बड़ी होती है डायरिया
डायरिया के अंदर। अब वॉमिटिंग के अंदर बाहर जा रहा था, डायरिया के अंदर तेजी से निकलता जा रहा था। कॉन्स्टिपेशन के अंदर ना वॉमिटिंग है ना डायरिया है। इसके अंदर क्या है कि खाना निकलना ही बंद कर देता है, मतलब इकट्ठा होना शुरू कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इस चीज को हम कह सकते हैं रिटेंशन, यानी कि शरीर का रिटेंशन बढ़ जाता है फूड का। इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज होता है। ये भी कई अलग अलग वजह से हो सकती है। अगर इसको सामान्य भाषा के अंदर समझे तो अगर दिन के अंदर 3 बार से लेकर ज्यादा बार अगर आप फ्रेश होने जा रहे हो तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन का उल्टा यानी कि दस्त है। और अगर 3 दिन तक आप फ्रेश नहीं हो रहे हो तब तक भी डॉक्टर की भाषा के अंदर वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं माना जाता। मतलब 3 टाइम्स अ डे से लेके वंस एवरी 3 डेज तक आप ना तो डायरिया के अंदर आते हो ना ही कॉन्स्टिपेशन के अंदर आते हो, मगर फिर भी 3 दिन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तीसरी चीज होती है इंडाइजेशन। इसको तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस टर्म को। तो कोई भी छोटी मोटी बात होती है, पेट ठीक सा नहीं होता, हम बोल देते हैं इंडाइजेशन हो गया। एसिडिटी होती है, हम बोल देते हैं इंडाइजेशन हो गया। असल में इंडाइजेशन होता किस लिए है कि जो आपके अलग अलग कई सारे ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो मतलब एंजाइम्स हैं पूरी की पूरी बना नहीं पा रहे हैं, या एसिड पूरी नहीं बना पा रहे हैं, या ज्यादा बना रहे हैं, एसिड ज्यादा बना रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, वो भी इंडाइजेशन के अंदर काउंट हो जाता है। कुल मिला के जो पूरा का पूरा जो एक मेथड है जो शरीर एक प्रकार से पूरा कर रहा है, उसके अंदर कहीं भी छोटी मोटी सी गड़बड़ हो जाती है, उसको हम इंडाइजेशन मान लेते हैं। खाना खाने के बाद में आप जैसे नहाने चले जाते हो तो ज्यादा इंडाइजेशन हो जाता है। खाना खाने के बाद में दौड़ भाग करने लग जाते हो तो भी ज्यादातर इंडाइजेशन हो जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम्स ही नहीं, मैंने आपको बताया कि वो मसल्स भी इसके अंदर काम करती हैं। वो मसल्स जो काम करती हैं उसके बारे में आप ये समझिए कि पूरी की पूरी बॉडी जब खाना खाते हैं तो उसके बाद के अंदर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो खाना पचाने में लग जाती है। और वो खाना पचाने में जब लग जाती है तो सारा का सारा खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है पेट के आसपास में और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके आसपास में। ऐसे के अंदर अगर आप भाग दौड़ करोगे और जो आपका जो खून का जो सर्कुलेशन है वो अदर पार्ट्स के अंदर चले जाएगा तो आप डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप इतनी ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, कोई व्यायाम वगैरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनडाइजेशन हो जाएगा। तो अब जरा समझ लेते हैं कि आज हमने इस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या क्या चीजों को जाना है। हमने ये जाना है कि जैसे ही खाना मुंह में आता है डाइजेशन भी शुरू हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है, और पेट और आंतों से होते हुए वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। साथ ही के अंदर इसमें मसल्स, एंजाइम्स और आपके जो दांत हैं उनका तीनों का भरपूर इसमें रोल रहता है। साथ ही में कुछ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में हमने जाना, जैसे मुंह के अंदर भी कुछ होते हैं, पेट के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, और साथ ही के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी अलग अलग ग्लैंड्स के अंदर से अलग अलग प्रकार का लिक्विड उसमें आता रहता है जिसमें एंजाइम्स वगैरह होती हैं। और साथ ही हमें यह भी पता पड़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी खाना पानी आप लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन है, मगर पानी जो है वो और ज्यादा एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उम्मीद है इस वीडियो को देखने से आपका जो एक कॉन्सेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डेवलप हो गया होगा, जो कि इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य था।